चलिए एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा विषय होगा वो इतिहास से रिलेटेड होगा। कई बच्चों का कॉल आया कि सर आप इतिहास के ऊपर बुक भी लिख चुके हैं, इतिहास के ऊपर बनाइए। तो चलिए आज एक टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं। आप देखेंगे इसका कनेक्शन 1919 के अधिनियम से है। जब अंग्रेजों का शासन भारत देश में हुआ करता था उस वक्त आप देखेंगे 1919 के अधिनियम में ऐसा था व्यवस्था कि हर एक 10 वर्ष पर एक बैठक लगेगी और 10 वर्ष के बाद विचार करना है कि भारत देश के लिए कानून में क्या फेरबदल करना है, उसके लिए 10 वर्ष के बाद बैठक लगेगी। अब देखिए 1919 के अधिनियम में ऐसा लिखा हुआ था, तो 1919 में आप 10 जोड़ेंगे तो 1929 होता है। 29 में एक बैठक लगना था अमेंडमेंट के लिए, सुधार के लिए, कानूनी सुधार के लिए। अंग्रेज लोग काफी चालाक था, वो चाहता था कि भारतीयों का शोषण करें, उसके मन के अनुरूप हम कानून नहीं बनाएंगे। इसीलिए साइमन कमीशन अमेंडमेंट के लिए, संशोधन के लिए, उसमें कानून में सुधार के लिए भारत देश के लिए 1927 में ही आप देखेंगे 8 नवंबर 1927 को ही साइमन कमीशन गठन कर लिया गया। एक कमीशन का गठन किया गया साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को। अब देखिए एक तो समय से पहले इसका गठन हुआ, दूसरा इसमें इस संगठन में साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं लिया गया। जब एक भी भारतीय को आप इस संगठन में, इस मीटिंग में रखेंगे नहीं तो भारत के लिए आप अच्छा कानून कभी बनाकर नहीं देंगे। तो इस बात को लेकर पूरे भारत देश में आप खास करके देखेंगे मुंबई और लाहौर में हड़ताल हुआ, भूख हड़ताल हुआ और विरोध हुआ। आप देखेंगे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन की टीम भारत आ जाती है, भारत में मुंबई पहुंचती है और मुंबई में भूख हड़ताल भारतवासियों के द्वारा किया गया। और सबसे तगड़ा विद्रोह और विरोध आप कह सकते हैं लाहौर में हुआ। लाहौर में एक नेता का नाम आप लोग जानते हैं, लीडर का नाम जानते हैं, जिनका नाम है लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु लाठी के चोट लगने के कारण हो गई। तो जानिए साइमन कमीशन का लाहौर में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे भारत के तरफ से। क्यों एक भी भारतीय को नहीं लिया गया? तो भारत के बारे में आप कभी अच्छा कानून नहीं बनाएंगे, ऐसे संगठन का, ऐसे संस्था का हम विरोध करते हैं। तो गो बैक का नारा लगाया गया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो नारे गूंज उठे पूरे भारत देश में और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया। अब इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 2 अधिकारी घटनास्थल पर आ पहुंचे। उस अधिकारी का नाम था, एक थे मिस्टर स्कॉट, एक मिस्टर स्कॉट और दूसरे अधिकारी का नाम था, अंग्रेज अधिकारी का, मिस्टर सॉन्डर्स। सॉन्डर्स और स्कॉट आ गए लाहौर में घटनास्थल पर, जहां लाला लाजपत राय के द्वारा गो बैक का नारा लगाया जा रहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। तो अब देखेंगे यहां पर भीड़ अनियंत्रित हो चुकी थी, तो भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज शुरू हो गया। अब इसमें दुर्भाग्य है कि जो हम लोगों का नेतृत्व कर रहे थे लाहौर से लाला लाजपत राय, उनके सर के ऊपर एक लाठी लगी। मिस्टर स्कॉट के द्वारा, जो अंग्रेज अधिकारी था, उसके द्वारा मारा गया। तो सर के ऊपर लाठी पड़ी और जिससे लाला जी स्वर्ग सिधार गए। और मरते वक्त उनका एक वाक्य है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसी साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त उनके द्वारा बोला गया था मरते वक्त कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। तो लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया और साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ये इतिहास के पन्नों पर छप गई और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। साइमन कमीशन 1927 में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसका गठन हुआ था और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंची और भारत में इसका विरोध हुआ। अब देखिए
लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है और गुस्से में आ जाते हैं भगत सिंह। भगत सिंह उस वक्त क्रांतिकारी टीम में शामिल नहीं हुए थे। ये काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद ये पूछने के लिए जाते हैं अंग्रेजों से कि बताइए लाला जी के सर के ऊपर क्यों लाठी चलाई गई। तो बदले में जवाब में आता है कि देखो, इंडियन पुलिस एक्ट में लिखा हुआ है, इंडियन पुलिस एक्ट 1860, उसमें लिखा हुआ है कि भारतीय यदि अधिक उग्र हो जाते हैं, भीड़ अनियंत्रित हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है। हाँ, लाठीचार्ज की और इससे लाला जी की मृत्यु हो गई। मिस्टर स्कॉट और सॉन्डर्स उन लोगों के द्वारा बोला गया, इससे लाला जी की मृत्यु हो गई तो मैं तो शोक प्रकट कर सकता हूं, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता। आ गए गुस्से में, और भगत सिंह इतने गुस्से में आ गए और प्लान कर लिए कि इस हत्यारे को, लाला जी को ये जहां पहुंचाया है, इस हत्यारे को मैं वहीं पहुंचाऊंगा। अब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी मिलकर प्लानिंग करते हैं कि मिस्टर स्कॉट को मारना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि लाला जी की हत्या मिस्टर स्कॉट के द्वारा किया गया था। तो प्लानिंग हुआ कि वहां पर राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जाएंगे घटनास्थल पर। एक दफ्तर हुआ करता था, एक दफ्तर था जहां पर मिस्टर स्कॉट और सॉन्डर्स दोनों काम करता था। तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी प्लान करते हैं कि पहले भाई मैं जाऊंगा, मैं साइकिल से जाऊंगा और तुम लोगों को इशारा करूंगा, और जैसे ही अधिकारी निकलेगा उसके बाद तुम लोग अपना काम करके निकल जाना। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों ही तैयार थे। और सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी जाते हैं अपने एक साइकिल से और नाटक करते हैं कि साइकिल में कुछ प्रॉब्लम आ गया है दफ्तर के सामने, और जैसे ही देखते हैं कि मिस्टर स्कॉट वो दफ्तर से बाहर निकल रहा था, उसी वक्त इशारा करते हैं भगत सिंह को और खुद निकल जाते हैं चंद्रशेखर आजाद साइकिल से। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आ गए सामने। मिस्टर स्कॉट निकल रहा था, पता नहीं कोई फाइल शायद भूल गया, तो मिस्टर स्कॉट वापस चला जाता है और सामने आ जाता है सॉन्डर्स। जब एक बार प्लान कर लिए कि मारना है, उसके बाद सॉन्डर्स जैसे ही दिखा, उसके बाद भगत सिंह उतार दिए 4 गोली उसके सीने में और उसके बाद वहां से भागे। आप जानते हैं कि भगत सिंह एक सिख नौजवान थे, इनके पास दाढ़ी थी, इनके पास एक पगड़ी हुआ करता था। तो उसके बाद वहां से ये भागे, तुरंत से जहां तहां नाकाबंदी कर दिया गया कि एक सिख नौजवान, कुछ सिपाही और हवलदार भगत सिंह को पहचान लिए कि एक सिख नौजवान है जो गोली मारकर भागा है सॉन्डर्स हत्याकांड में। तो जहां तहां नाकाबंदी लग गई, ये छुपे हुए थे। अब इनको यहां से बचाकर दूसरे शहर भेजना था, बहुत मुश्किल था यहां से निकालना, जहां तहां नाकाबंदी लगा हुआ था। तो एक भारत देश में क्रांतिकारिणी हुई जो भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी, नाम था दुर्गा देवी। तो बोला गया कि दुर्गा भाभी देखिए, आपको थोड़ा सा सहायता करना होगा, एक हम लोगों के मित्र हैं और उनको आप क्या कहते हैं कि यहाँ से बचाकर निकालने में आप मदद कर सकते हैं। तो दुर्गा भाभी को बोला गया कि आपको पत्नी बनने का ढोंग करना पड़ेगा उस क्रांतिकारी के साथ, वो पहचान नहीं पावे, इसीलिए उसको यहाँ से निकालना है। तो दुर्गा भाभी बोलती है कि देखिए, पत्नी उतनी बनने का हम ड्रामा नहीं करेंगे, ढोंग नहीं करेंगे। आपको बता दें, जैसे ही पता चला दुर्गा देवी को कि वो भगत सिंह है, 100 हर्ष तैयार हो गई कि भगत सिंह को जान बचाने के लिए हम 1000 बार नरक में जाने के लिए तैयार हैं। तो अब देखिए, भगत सिंह का आप लुक देखेंगे कि एक हैट होता है, ऊपर में एक हैट होता है, टोपी होता है, मूछें होती है, दाढ़ी नहीं होता है। चूंकि पहचान लिए गए थे कि एक सिख नौजवान है जो हत्या करके भागा है, इसीलिए अपने लुक को वो चेंज किए, शेविंग करवाते हैं, एक हैट धारण करते हैं और दुर्गा देवी को अपनी वाइफ बनाकर सामने से अंग्रेजों के सामने से निकल जाते हैं और वो लोग नहीं पकड़ पाता है। तो अपना हुलिया क्यों चेंज किए? चूंकि पहचान लिए गए थे, वहाँ से बचकर निकल जाते हैं।
और उसके बाद भगत सिंह को पता चलता है कि असेंबली में मतलब एक कानून पारित होने वाला है। आप जानते हैं कि समय समय पर अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए कभी काला कानून, इस प्रकार का तरह तरह का हथकंडा अपनाया जाता था और कानून लाया जाता था जो भारत के हित में नहीं होता था। तो वहाँ पर भी प्लान कर लिए कि देखिए ये कानून तो पारित होने दूंगा नहीं। अब भगत सिंह का एक प्लानिंग आया कि देखिए हम लोग गिरफ्तारी देंगे। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर गिरफ्तारी हम लोग क्यों देंगे। तो भगत सिंह का कहना था कि देखिए 2-4 लोग मिलकर भारत को आज़ाद नहीं करा सकते हैं, तो क्रांति लानी होगी और सबसे पहले हम लोग गिरफ्तारी देंगे और जैसे ही कटघरे में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारा केस चलेगा, तो जो भी संवाद होगा, जो वार्तालाप होगा, ये मैसेज जनता तक पहुंचेगा और जनता तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे। और जब तक जनता नहीं जगेगी, क्रांति नहीं आएगा, तो देश आज़ाद नहीं होगा। इसीलिए देश को आज़ाद कराने के लिए गिरफ्तारी भी देना होगा। तो हम लोग असेंबली में बम फेंकेंगे। प्लान किया गया कि असेंबली में बम फेंकेंगे और बम किसी के ऊपर होगा नहीं, हम खाली जगह पर बम फेंकेंगे। गिरफ्तारी देने का प्लानिंग था। तो उसमें राजगुरु बोलते हैं, सुखदेव भी बोलते हैं कि भगत सिंह के साथ मैं जाऊंगा असेंबली में बम फेंकने के लिए। फिर भगत सिंह बोलते हैं कि देखो वहाँ जब संवाद होगा सर्वोच्च न्यायालय में, तो लैंग्वेज होता है इंग्लिश और तुम्हारा स्पोकन तो सही है नहीं, इसीलिए तुम नहीं जाओगे। बटुकेश्वर दत्त जाएगा। बटुकेश्वर दत्त का इंग्लिश बहुत अच्छा था। पहले अंग्रेजों से संवाद सर्वोच्च न्यायालय में होता था, वो इंग्लिश में ही होता था। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जाते हैं असेंबली में, ये चले जाते हैं और छुपाकर बम ले जाते हैं और बम को वो खाली जगह पर, जैसे ही प्रारंभ होता है सभा, खाली जगह पर बम फेंकते हैं और बम फेंकने के बाद अफरा तफरी मच जाता है। और उसके बाद भगत सिंह के द्वारा, बटुकेश्वर दत्त के द्वारा एक पर्चा उछाला जाता है। कई पर्चे थे इनके हाथ में और उसमें लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चलिए इसी प्रकार से बारी बारी से इतिहास के एक एक टॉपिक को लेकर आपके बीच आऊँगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।